अब हम लोग एक केस स्टडी के तौर पर बंगाल को देखेंगे और समझेंगे बंगाल में कैसे कैसे जो रीजनल कल्चर्स थे वो फ्लावर हुए, यानी कि उनकी उत्पत्ति या फिर वो आगे बढ़े, विकसित हुए, जो आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस नई कक्षा में, जहां पर हम लोग द फ्लावरिंग ऑफ रीजनल कल्चर को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे बंगाल की एक केस स्टडी के तौर पर, और देखेंगे कि आखिर यहाँ पर रीजनल कल्चर कैसे फ्लावर्ड हुए, यानी कि कैसे यहाँ पर ये सारी चीजों की उत्पत्ति हुई और आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग बंगाल केस स्टडी के तौर पर देखते हैं। बंगाल का मतलब होता है, जब हम लोग इस बंगाल की बात कर रहे हैं तो हम लोग ने देखा था 1905 में कैसे बंगाल का विभाजन हुआ था, जहां पर ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बना था। ईस्ट बंगाल यानी कि अभी का बांग्लादेश एक अलग देश, और वेस्ट बंगाल यानी कि अभी के भारत का कुछ राज्य, जिसमें वेस्ट बंगाल के नाम से खुद राज्य है, बिहार, झारखंड और उड़ीसा का हिस्सा, ये सारे जो हैं इस बंगाल एक केस स्टडी के तौर पर इस बंगाल में आपको समझने होंगे। यानी कि अभी का पूरा बांग्लादेश, अभी का पूरा पश्चिम बंगाल भारत का, अभी का पूरा बिहार भारत का, अभी का पूरा झारखंड भारत का, और अभी के कुछ हिस्से उड़ीसा के भारत के। तो अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल का मतलब सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं है। ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड, अगर मध्यकाल की बात करें, मध्यकाल भारत की बात करें, बंगाल वाज रूल्ड बाय द पालाज। पाल वंश का, पाल शासकों का बंगाल पर राज हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था। दे ऑल्सो रूल्ड ओवर बिहार, पार्ट ऑफ ओडिशा एंड असम फॉर ओवर 4 सेंचुरी। और ये पालों ने बिहार, उड़ीसा और असम, हालांकि ये सब वहीं का हिस्सा था, बंगाल का हिस्सा था, यहां पर यानी कि बिहार, कुछ हिस्से उड़ीसा के और असम के, यहां पर पालों ने शासन किया। और ये सारी बातें हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पाल वंश का जो शासक था, पाल वंश का जो शासन था, पाल वंश के जो शासक थे, लगभग 4 सेंचुरी यानी कि 400 साल, लगभग 400 सालों तक यहाँ पर इन लोगों का शासन रहा। यानी कि 4 शताब्दी की बात कर रहे हैं, 4 शताब्दी से भी ज्यादा, 400 साल से भी ज्यादा इन लोगों ने शासन किया। यानी कि ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड बंगाल वाज रूल्ड बाय द पालाज। दे आल्सो रूल्ड ओवर बिहार, पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड असम फॉर ओवर 4 सेंचुरी। दे वेयर ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, बिकॉज ऑफ विच लैंग्वेज, लिटरेचर, पेंटिंग एंड म्यूजिक फ्लरिश्ड इन देयर टाइम। ये लोग जो हैं, ये लर्निंग यानी कि सीखने के, ज्ञान के बहुत ज्यादा पक्षधर थे, जिसके कारण से इनके समय में अलग अलग भाषा, अलग अलग साहित्य, अलग अलग चित्रकारी और अलग अलग जो म्यूजिक, जो संगीत था, वो फ्लरिश्ड हुआ, यानी कि वो सारी चीजें आगे बढ़ी। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 72 पर आते हैं। लिखा हुआ है आगे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर की। ये कैसे फ्लरिश्ड हुआ या फिर ये कैसे आगे बढ़ा, कैसे फ्लावर्ड हुआ, इस पाल वंश और बंगाल की बात करते हैं। तो द पालाज वे आर नोन फॉर देयर एक्टिव पैट्रोनेज ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। वही चीज फिर लिखा हुआ है कि पाल वंश को या फिर पाल शासकों को माना जाता था या पहचाना जाता था, या उनकी पहचान थी कि वो लोग लैंग्वेज और लिटरेचर, भाषा और साहित्य के पक्षधर थे, बहुत बड़े पक्षधर थे। बंगाल विटनेस्ड Aryanization around AD 1000 which led to the development of Bengali, Udiya and Asmi। बंगाल में भी आर्यनाइजेशन हुआ। आर्यनाइजेशन का मतलब हुआ कि जो आर्य पद्धति, जो मिडिल ईस्ट से, मिडिल एशिया से जो भारत आया था, जो आर्यों का जो सारा कुछ विस्तार हुआ, वो चीजें नॉर्थ इंडिया से लेकर बंगाल यानी कि ईस्ट इंडिया की तरफ भी गया। और ये बातें हम लोग कर रहे हैं एडी 1000 की, जहां पर बंगाली, उड़िया और असमी जैसे भाषाओं की भी उत्पत्ति या फिर का विकास हुआ। A popular new language, a proto-Bengali form, was used by Buddhist poet here to compose the first poem of Bengali literature called चेड़ीपारा। लिखा हुआ है एक नया लैंग्वेज, एक नया भाषा जिसका नाम प्रोटो बंगाली था, वो भी एक उत्पन्न हुआ इसी समय, और वाज यूज्ड बाय बुद्धिस्ट पोएट, और ये बौद्ध कवियों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। हियर टू कंपोज द फर्स्ट पोएम, जिससे इन्होंने पहला बंगाली कविता कंपोज किया, लिखा, बंगाली साहित्य का पहला कविता जो लिखा, जिसका नाम था चेड़ीपारा।
इट प्रोवाइड्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ मेडाइवल बंगाली सोसाइटी। और इस कविता से हम लोग यह देख सकते हैं, वास्तविक पिक्चर, वास्तविक चित्र समझ सकते हैं, वास्तविकता समझ सकते हैं कि मेडाइवल पीरियड में बंगाली सोसाइटी कैसा था, या फिर मेडाइवल बंगाली सोसाइटी कैसा था, मध्यकाल में जो हमारा बंगाली समाज था वो कैसा था। Bengali literature in the medieval age was often either religious or adaptation from other language। बंगाली लिटरेचर का, बंगाली साहित्य की बात करें मेडाइवल काल, मध्यकाल में, तो ये या तो धर्म के आधार पर होता था, धार्मिक होता था, या फिर ये बाकी भाषाओं के आधार पर, यानी कि बाकी भाषाओं को अपनाने के आधार पर होता था। या तो धार्मिक होता था या तो बाकी भाषाओं को अडॉप्ट यानी कि अपनाने के आधार पर होता था। अब हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बाद पेंटिंग की, कि आखिर जो चित्रकारी था वो बंगाल और पाल शासकों के समय में, बंगाल में या पाल शासकों के समय में कैसा था। नो पेंटिंग ऑफ द प्री पाला पीरियड हैव बीन फाउंड, नॉट इवन वॉल पेंटिंग और रिलीजियस बिल्डिंग। अगर हम लोग पेंटिंग की बात करें तो पाल वंश से पहले, पाल शासकों के आने से पहले का कोई भी ऐसा चित्रकारी या धार्मिक बिल्डिंग पर वो चित्रकारी हो या फिर कहीं पर भी किसी भी दीवार पर हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता है पाल शासकों से पहले। Since the पाल रूलर वेयर बुद्धिस्ट, चूंकि पाल रूलर जो थे वो बौद्ध धर्म से थे, मोस्ट ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ देयर टाइम आर विजुअल एक्सप्रेशन ऑफ द महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। इसलिए इनके द्वारा जो सूक्ष्म जो पेंटिंग होता था, जो छोटे छोटे जो चित्रकारी होते थे, वो बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ होता था, जिसमें हम लोग जो स्टाइल कहते हैं, जो एक्सप्रेशन कहते हैं, उसका नाम है महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। According to the Tibetan scholar Tarnata, Dhiman and his son Viptal were the master sculptor and painter during the reign of Dharmapala and Devpala। अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू द तिब्बतन स्कॉलर तथाना, अगर हम लोग एक तिब्बतीय विद्वान तारनाथ की बात करें, धीमन की बात करें और इसके बेटे विपाल की बात करें, वे आर द मास्टर स्कल्पचर। ये जो लोग थे ये विद्वान थे अपने अपने पेंटिंग में और अपने अपने चित्रकारी और अपने अपने कला के क्षेत्र में। और ये सारी चीजें, ये जो तीन व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं, ये पाल शासक धर्मपाल और देवपाल के समय में हुआ करते थे। वेरियस बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट सच एज द पंचरक्षा, अर्थ सहस्रिका एंड अदर हैव ब्यूटीफुल पेंटिंग। बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें, आलेख की बात करें बौद्ध धर्म की, जहां पर हम लोग बात कर लेते हैं पंचरक्षा की या फिर अस्त सहस्रिका की या फिर बहुत सारे अलग अलग चीजों की, तो यहां पर अलग अलग अच्छे अच्छे चित्रकारी देखने को मिलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 400 पेंटिंग सर्वाइव depicting a well developed art form through limited of manuscript painting। अगर हम लोग बात करें तो लगभग 400 ऐसे पेंटिंग है जो आज भी मिलते हैं, जहां पर हम लोग अलग अलग फॉर्म में उस समय की चित्रकारी को, उस समय की कला को देख सकते हैं। A scholar believe that the painting of the Pala period definitely influenced the East Indian, Tibetan and Nepali painting of the 14th century। और जो विद्वान है वो मानते हैं कि जो पाल शासक के समय, पाल शासन में, पाल साम्राज्य में जो पेंटिंग, जो चित्रकारी होता था, वो किससे प्रभावित था या किससे निकला हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था, तो वो था ईस्ट इंडियन यानी कि पूर्वी भारतीय चित्रकारी से, तिब्बतन स्टाइल से और नेपाली स्टाइल से। और ये सारी बातें हम लोग 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे म्यूजिक की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे संगीत की, कि संगीत कैसे यहां पर कार्य करता था बंगाल में या पाल शासक में, बौद्ध शासक में। नॉट म्यूजिक इंफॉर्मेशन कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्सेज अबाउट म्यूजिक अंडर द पाल। The composing of charya, a musical form, shows the correlation between Bengali music and literature. Not much information about be extracted from sources about music and अगर हम लोग नृत्य की बात करें तो उतना ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन, उतना ज्यादा हमारे पास स्रोत नहीं है जानकारी के कि आखिर यहाँ पर नृत्य कैसा हुआ करता था, नृत्य के प्रति पालों की
कैसी प्रवृत्ति हुआ करती थी, वो ज्यादा जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन द कंपोजिंग ऑफ चार्या, एक म्यूजिकल फॉर्म है चार्या, एक संगीत वाला स्टाइल शैली है चार्या, शोज द कोरिलेशन बिटवीन, जो बताता है बंगाली म्यूजिक यानी कि बंगाली संगीत और लिटरेचर यानी कि साहित्य के बीच में रिलेशन यानी कि आपसी संबंध, परस्पर संबंध, कोरिलेशन। सारंगदेव who lived in the 13th century wrote the संगीत रत्नाकर which has an early account of चार्या। सारंगदेव की बात करें जो 13वीं शताब्दी में थे, रोट संगीत, उन्होंने एक संगीत लिखा था रत्नाकर के नाम से, विच वाज एन अर्ली अकाउंट ऑफ चार्या, जो कि चार्या जो एक संगीत फॉर्म, एक म्यूजिकल फॉर्म था, उसका शुरुआती अगर कुछ बात करें तो उसमें रत्नाकर जो है एक संगीत स्टाइल था। जयदेव सॉन्ग इन द गीत गोविंदा कैन बी रिगार्डेड एज द फोररनर ऑफ द ध्रुपद फ्रॉम द हिंदुस्तानी म्यूजिक। जयदेव के द्वारा लिखा गया गाया गया जो गीत था गीत गोविंदा में, वो माना जाता है कि एक हिंदुस्तानी म्यूजिक और ध्रुपद वाले चीजों में एक अव्वल दर्जे का था। अनदर फेमस वर्क इन द म्यूजिक इन द श्रीसिंका कीर्तन ऑफ चंडीदास। अगर और भी अगर हम लोग प्रसिद्ध म्यूजिक की बात करें गीत गोविंदा के अलावा, जयदेव के अलावा, तो हमें श्री कृष्ण कीर्तन जो चंडीदास के द्वारा लिखा गया था वो भी देखने को मिलता है। बंगाली म्यूजिक इवॉल्व बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद द वैष्णव भक्ति सॉन्ग। बंगाली म्यूजिक, बंगाली संगीत का अगर उत्पन्न हुआ और आगे बढ़ा तो वो उसका श्रेय जाता है वैष्णव भक्ति सॉन्ग को। बंगाली फोक म्यूजिक वाज वैल्यूएबल हेरिटेज इन द यूनिक ट्रेडिशन named Baul, which was also been influenced by regional music tradition। बंगाली फोक म्यूजिक की बात करें तो हैज वैल्यूएबल हेरिटेज इन ए यूनिक ट्रेडिशन, उसका एक अपना महत्वपूर्ण जो है वो विरासत है अलग तरीके के सभ्यता में, जिसका नाम बॉल है, BAUL, which was also been influenced by regional music tradition, जो खुद क्षेत्रीय संगीत वाले सभ्यता से प्रभावित है। क्षेत्रीय संगीत वाले सभ्यता से प्रभावित बाउल है जो कि एक यूनिक ट्रेडिशन है और इसी ने बंगाली फोक म्यूजिक को प्रभावित किया। फोक म्यूजिक इन बंगाल इज ऑफन accompanied बाय द एकतार, अ वन स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। जो फोक म्यूजिक जो बंगाल में है उसमें अधिकांशतः हम लोग एक तार यानी कि एक तारा का प्रयोग करते हैं, जो एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है, यही है एक तारा, जो आप यहां पर देख सकते हैं, नाम से ही क्लियर है। एक तारा का मतलब है एक तार से बना हुआ एक वाद्य यंत्र, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। अदर इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, बाकी अगर एक तारा के अलावा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो दो तार से बना हुआ ढोलक, ढोल, फ्लूट, बांसुरी और तबला, ये सब भी अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। अब जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग वर्ड ट्रीजर को देखेंगे, यानी कि अध्याय हम लोगों ने समाप्त कर रखा है। जब अगली कक्षा में आएंगे तो वो हमारा अंतिम कक्षा होगा इस अध्याय का, यानी कि द फ्लावरिंग ऑफ द रीजनल कल्चर का, जो अध्याय संख्या 7 है आप लोगों की कक्षा में। तो अब मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा, अंतिम कक्षा में। वर्ड ट्रीजर को देखते हुए हम लोग एक्सरसाइजेज पढ़ाएंगे और एक्सरसाइजेज को देखते हुए हम लोग अंत में बात करेंगे समरी की, यानी कि हम लोग पूरे सिलेबस को, पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे इस चैप्टर के पाठ्यक्रम और पूरे कंसेप्ट को एक पेज में, एक पृष्ठ में समझेंगे और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि अध्याय संख्या 8 पर आ जाएंगे, न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी। तो इन सारे चीजों की बात तो हम लोग आगे करेंगे ही, अगली की अगली कक्षा में हम लोग 8वें अध्याय पर आएंगे ही, लेकिन पहले मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में और वहां पर हम लोग समाप्त करते हैं इस अध्याय को, अध्याय संख्या 7 को।